पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान अभी होना बाकी है। इससे पहले 5 चरणों का मतदान हो चुका है, जिसमें 180 सीटों के लिए मतदान हो चुका है, जबकि छठे, 7वें और 8वें चरण के 114 सीटों पर मतदान होना बाकी है। लेकिन अब तक 180 सीटों पर हुए मतदान के बाद एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ गया है। इस ओपिनियन पोल में 18,000 लोगों से उनकी राय पूछी गई, तो 75% लोगों ने माना कि 180 सीटों में से टीएमसी को 150 सीटें मिलेंगी, जबकि भाजपा को 20 सीटें मिलेंगी। और लगभग 18,000 लोगों से पूछा गया कि बंगाल विधानसभा का चुनाव जीतने के चांस किसके सबसे ज्यादा हैं, तो 88% लोगों ने टीएमसी को बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के चांस ज्यादा बताया। वहीं 6% लोगों ने भाजपा को और 4% लोगों ने कांग्रेस और लेफ्ट को बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने का अनुमान लगाया। आपको बता दें, इससे पहले भी कई कंपनियों के ओपिनियन पोल निकल के सामने आ चुके हैं, जिसमें टीएमसी को क्लियर मेजोरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे यही माना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग गया है। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल ने पार्टी छोड़ दी है। जी हां, इलाहाबाद से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पवन बेनीवाल ने भाजपा को अलविदा कह दिया है। उन्होंने किसानों के बीच पहुंचकर यह ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत 4 महीनों से वह 3 कृषि कानूनों को लेकर आहत हैं और बीजेपी की ऐसी किसान विरोधी नीतियों से वह ऊब चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेशक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीयत व नीति बहुत अच्छी है, लेकिन कृषि कानूनों पर उनकी सुनवाई नहीं हुई और न ही भाजपा ने उनके विधानसभा क्षेत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्य की तरफ ध्यान दिया। इसलिए वह बीजेपी में रहकर घुटन महसूस करने लगे और बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव लड़ने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां चुनाव लड़ती आ रही है और वह आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे। किसानों के साथ मिलकर वह किसानों को साथ लेकर यह चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पवन बेनीवाल का कांग्रेस में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। और अब पते की बात यह है कि अगर पवन बेनीवाल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनके इस बात से ही वह इलाहाबाद विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलना तय है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी में जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के दौरान पंचायत चुनाव कराने जाने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम का अंदाजा था, इसके बावजूद कोई योजना नहीं बनाई। जिस तरह से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए मजबूर किया जा रहा है, लोक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर पुलिस को पोलिंग बूथों पर भेज दिया गया है, यह ठीक नहीं है। चुनाव कराने वाले अधिकारियों को भी पता है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि क्या सरकार के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था मायने रखती है? खाने पीने की चीजों से भरी दुकान, किराना की दुकान या बाइक और कार से भरे शोरूम है, लेकिन दवा की दुकानें खाली है। वहाँ रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वह दुकानें व शोरूम व्यर्थ है। कोर्ट ने प्रदेश में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों में ही रोजाना 500 से 1000 मरीजों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ रही है। वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं आधी % आबादी की आवश्यकता को भी पूरी नहीं कर सकती। चुनाव के चक्कर में कोरोना संक्रमण को भूली सरकार, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जी हाँ, मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव हो रहा है या फिर पश्चिम बंगाल में कई राज्यों में उपचुनाव या चुनाव हो रहे हैं, कहीं भी कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका, जिसमें प्राथमिक सुनवाई पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और शिवराज सरकार से जवाब तलब किया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में कोविड गाइडलाइन का पालन न होने पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में याचिका पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी नाम के 2 वकीलों की ओर से दायर की गई थी। इस जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि दमोह विधानसभा उपचुनाव और देश के 5 अन्य राज्यों में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में या फिर चुनाव में प्रचार कर रहे नेता कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण देश में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इस याचिका में भी कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में अंतिम संस्कार के लिए 100 को घाट पर इंतजार करना पड़ रहा है। पूरे देश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, लेकिन इस दौरान उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन ताक पर रख दी गई है। फिलहाल जबलपुर
मणिपुर हाईकोर्ट के मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने 20 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अगुवाई में ज्वाइनिंग की। सारी औपचारिकताएं गुरुग्राम में पूरी हुई। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने पिछले दिनों ही घोषणा कर दी थी कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं। बलवान पिछले दिनों कांग्रेस के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित करते थे, लेकिन अब उनके पक्ष में बात करेंगे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो गांव के लोगों ने बलवान सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने पंचायत बुलाकर बलवान सिंह को बीजेपी छोड़ने के लिए कहा तो बलवान सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहकर किसान आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन अब वो राजनीति में आ गए और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। झारखंड के मधुपुर उपचुनाव में मतगणना से ठीक पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर को बदल दिया है। झारखंड सरकार के उद्योग भवन के अंडर सेक्रेटरी नीरज सिंह को अब रिटर्निंग ऑफिसर बनाने का आदेश दिया गया है। नीरज कुमार सिंह मधुपुर के नए एसडीओ बनाए गए हैं। मधुपुर के मैदान में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी जंग लड़ रहे हैं। इसमें मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए प्रत्याशियों के बीच है। झारखंड सरकार के मंत्री और प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण के बीच टक्कर है। ऐसे भी 17 अप्रैल को मधुपुर में मतदान संपन्न हुआ। कोरोना के खौफ के बीच लोगों ने बाहर निकलकर वोटिंग की। 71% वोटिंग दर्ज की गई और अब 2 मई का इंतजार है। इसी दिन मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। वैसे इस सीट पर जेएमएम और बीजेपी का बारी बारी से परचम रहा है। अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, तो वही बीजेपी नेता फोटो शूट में व्यस्त हैं। देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन नेता और अपनी नेतागिरी में लगे हुए हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक नेता 100 ले जाने वाली गाड़ियों के साथ फोटो शूट में व्यस्त हैं। दरअसल बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने भोपाल के 6 अस्पतालों को 600 वाहन सौंपे। सभी वाहनों को एक के पीछे एक करके खड़ा किया गया। इसके बाद उसके आगे खड़े हो गए और फोटो सेशन कराया। इसके साथ कई सीनियर डॉक्टर और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आलोक शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने उन्हें जमकर लताड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता सलूजा ने ट्वीट करके कहा कि शर्म करो बेशर्मो। इस इंदौर के ऑक्सीजन के टैंकर को घंटों रोककर भाजपा नेताओं ने खूब फोटोबाजी की और अब भोपाल में भाजपा के पूर्व महापौर आलोक शर्मा 100 वाहनों के साथ फोटोबाजी करते हुए हैं। इंदौर में बन रहे कोविड केयर सेंटर पर भाजपा नेताओं का दौरा, आपदा में अवसर और फोटोबाजी। इससे क्या देश को फायदा होगा या पार्टी को? बंगाल विधानसभा चुनाव में 8 चौड़ों में से 5 चढ़ संपन्न हो चुके हैं। इन 5 चौड़ों में कुल 180 सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और बाकी बचे 3 चढ़ जिसमें 114 सीटों का चुनाव होना बाकी है, जिसमें छठे चढ़ में 43 सीट 22 अप्रैल को किया जाएगा। 7वें चढ़ में 36 सीट के लिए 26 अप्रैल को और 8वें चढ़ में 35 सीट के लिए 29 अप्रैल को चुनाव होना है। इसलिए सवाल उठता है कि बंगाल चुनाव के अगले 3 चढ़ में 114 सीटों का खेल क्या कहता है। इसको समझने के लिए हर चढ़ के ऐतिहासिक डेटा को समझना जरूरी है, खास करके बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 और लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों में पार्टियों की स्थिति क्या रही। तो आइए छठे चढ़ का विश्लेषण करते हैं। आपको बता दें छठे चढ़ में कुल 43 सीटों पर चुनाव होना, जिसमें से 2016 के परिणाम देखा जाए तो टीएमसी को 32, कांग्रेस को 11 और बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिला था। जबकि 2019 के असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को 24 और बीजेपी को 19 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच टक्कर थी। बीजेपी खाता तक भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन ठीक 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया। इस चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी टीएमसी और बीजेपी के बीच। इस आधार पर कह सकते हैं कि फिर से छठे चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होगा। वहीं 7वें चरण में 36 सीट के लिए 26 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसमें 2016 का परिणाम देखें तो टीएमसी को 14, कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। जबकि 2019 के असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को 16, बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरे नंबर पर थी टीएमसी। लेकिन ठीक 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन धराशायी हो गया और फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई। इस आधार
आधार पर कह सकते हैं कि फिर से 7वें चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच ही टक्कर होगी। 8वें चरण में कुल 35 सीटों के लिए इलेक्शन होगा, जिसमें 29 अप्रैल को चुनाव होगा। 2016 का परिणाम देखो तो टीएमसी 17 और कांग्रेस को 16 जबकि बीजेपी को 1 सीट मिला था। वहीं 2019 के असेंबली इलेक्शन में टीएमसी को 19, कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच टक्कर थी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, लेकिन ठीक 3 साल के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट को सबसे बड़ा नुकसान का सामना उठाना पड़ा। फिर से लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई और टीएमसी और बीजेपी के बीच हुई। इस आधार पर कह सकते हैं कि इस बार भी टीएमसी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर होगी। आने वाले तीनों चरण दक्षिण बंगाल में है, जिसमें ममता बनर्जी के टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे उत्तर बंगाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी दक्षिण बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि टीएमसी के बाद दक्षिण बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी कौन है।